वेलकम टू एसपीएचडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएचडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिखित मॉडल पेपर पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बॉटनी। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बॉटनी का मॉडल पेपर, जो लिखित पैटर्न पर आधारित है। जैसा कि 2022 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है और जो इस समय काफ़ी यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा करा भी रही हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर मैंने जो हाल ही में जितनी यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये पेपर मैंने तैयार किया है, जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो मॉडल पेपर है ये नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू हुआ है उसके आधार पर तैयार किया गया। यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बॉटनी का बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आपका मॉडल पेपर है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर है। और आपके प्रश्न पत्र में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये मानकर चलिए, अगर ये मॉडल पेपर आप तैयार करते हैं तो आपके 85% क्वेश्चन जो हैं इन्हीं मॉडल पेपर से आएंगे। अगर आप बॉटनी का अभी हाल ही में जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर करवाया है, अगर आप उसमें देखते हैं तो आपको मिल जाएगा मेरे जितने भी बताए हुए क्वेश्चन हैं बॉटनी के, उसमें से आए थे लगभग मानकर चलिए 75% क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से ही आए थे हूबहू। ठीक है, और कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है उसमें भी जो है मेरी बताई ही जो भी मैंने मॉडल पेपर बनाया था उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिए और इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। आज मैं आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूं और इसका आंसर भी आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए लिखित मॉडल पेपर है। और आज का टॉपिक जो है बॉटनी। सभी खंड अनिवार्य हैं। खंड आ शब्द 50 शब्दों में लिखना है। देखिए, आपका प्रश्न पत्र जो है 3 भागों में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो प्रश्न आएंगे, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में खंड आ, इसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसे कहते हैं। जो आपके प्रश्न पत्र में इसकी संख्या जो रहेगी वो 10 रहेगी, यानी कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो खंड आ से पूछे जाएंगे और 10 के 10 अनिवार्य हैं। इसका जो आंसर आपको लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखेंगे आप, पूछा गया है व्हाट इज ए ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में आपको बताते हैं, जैसे आपको लिखना कैसे है। देखिए 50 शब्दों में लिखना है। अगर आपका इसका आंसर आपको पता है तो अगर आप 30 वर्ड भी लिख देते हैं तो आपको नंबर जो है पूरा मिलेगा। और चलिए आपको साथ ही साथ इसका नंबर बता देते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। लिखना है 50 शब्दों में। क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 10 रहेगी। सेक्शन ए की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न था व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? दोस्तों, जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर कोई भी ऐसा छात्र है जो नया आया हुआ है, प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आपकी क्लास जो है रेगुलर चलती है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु को बड़ा करता है। लेंस आपको पता है ना, लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? किसी भी वस्तु को बड़ा करने का काम करता है, उसे बड़ा दिखाने का काम करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतनी ही क्या करेगी? उतनी ही उसकी लंबाई यानी फोकल लंबाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, आप इतना ही लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, तो आप लिख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट हाइगर द मैग्निफिकेशन डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस स्मॉलर इज द फोकल लेंथ। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु को क्या करता है? वस्तु को बड़ा करता है, तथा ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतना ही उसका फोकल लंबाई होगा, उतनी ही उसकी क्या होगी? फोकल लंबाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे सभी लोग।
आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस में कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, वस्तु को, किसी भी वस्तु को बड़ा दिखाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री आवर्धन डिग्री ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री क्या होगी, आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतनी ही क्या होगी, इसकी फोकल लंबाई उसकी उतनी क्या करेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यही आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। चलिए, आपका अगला जो प्रश्न है पूछा गया है आपसे, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। पूछा गया है ग्राम स्ट्रेनिंग। ग्राम स्ट्रेनिंग क्या है आपको बताना है। ठीक है, ग्राम स्ट्रेनिंग, तो मैंने आप लोग को इन सभी टॉपिकों का डिस्कशन करा दिया था, ग्राम स्ट्रेनिंग क्या है, और साथ ही साथ आप लोग को इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न थे उनका भी मैंने रिवीजन करवाया था। तो जितने लोग तैयार किए होंगे, जैसा कि मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने करवा दिया है। आप सबके देखेंगे, आप चैप्टर वाइज चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ जो है इसका शॉर्ट आंसर टाइप का मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, या आप जो है सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करके और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पुराने जितने भी पीडीएफ हैं वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिनको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, पीडीएफ वहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए करना क्या है, 99849475 और 35 पर कॉल करके अपना नाम कंफर्म कराना है और इसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, जो भी इंफॉर्मेटिव है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी क्लास के बारे में या आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी न्यूज़ होगी वो सारी बताई जाती हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी अभी स्टार्ट होने वाला है। कल से 8 बजे आप लोग का ग्रुप डिस्कशन होगा। आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़े हैं हर सवाल पूछ सकते हैं हर किसी से, और जो भी जानता है वो उसका आंसर भी करेगा, ताकि आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव और सारी चीज़ें मजबूत हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्राम स्ट्रेनिंग के बारे में कि ग्राम स्ट्रेनिंग क्या होती है। अगला जो प्रश्न है, देखिए ग्राम स्ट्रेनिंग के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने सॉल्व करा दिया है। फिलहाल अगला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, विषाणुओं की संरचना क्या है, विषाणुओं की संरचना। विषाणु किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताइए आप सभी लोग को पता होगा विषाणु के बारे में। वायरस के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आप वायरस को जानिए कि वायरस क्या है। तो वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच को जोड़ने की एक प्रकार की कड़ी है। यानी वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को जोड़े रखता है। ठीक है, अब इसमें आपको पता चलेगा कि सजीव क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो अब हमें निर्जीव प्राणियों के बारे में जानना होगा कि निर्जीव प्राणी क्या है। तो निर्जीव प्राणी आप सबको पता है निर्जीव क्या होते हैं और जीव क्या होते हैं, तो बहुत बेसिक सी बात है, सभी लोग को पता है। इसमें फिलहाल पूछा गया है आपसे स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर बताएंगे, संरचना आपको बतानी है। तो संरचना आप जो है वायरस की संरचना भी बता सकते हैं या आप इसमें लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी संरचना ही आपको बनाना है। लाइफ साइकिल आप वायरस बनाना है, ठीक है, आप लाइफ साइकिल भी बना सकते हैं। लाइफ साइकिल आप वायरस बना सकते हैं जिसमें आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है, और वहाँ पर आप बना सकते हैं। अब वायरस का जैसे जीवन चक्र क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि वायरस विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं, कोई एक प्रकार के वायरस नहीं, वायरस विभिन्न प्रकार के हैं। अब उनके लक्षण क्या हैं, आपको लक्षण के बारे में भी जानना है, वायरस के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको वायरस के लक्षण के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले तो आप स्टडी करेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वायरस क्या है। सबसे पहले आप वायरस को जानिए, फिर उसके बाद वायरस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, ये आपको जानना है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा ये आपको जानना है। यानी कि इसमें बेसिक से आप स्टार्ट करिए कि कोई भी इसमें आपको केवल, और विषाणु की संरचना पूछी गई, विषाणु की संरचना आपको बताना है। ठीक है, वो संरचना इनकी कैसी होती है आपको पता है कि जो इनकी संरचना के बारे में अगर हमें बात करना हो तो सबसे पहले तो हम वायरस के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद वायरस के जीवन चक्र के बारे में बताएंगे, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। और जब लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको सॉल्व पेपर इसका देने वाला हूँ, बिल्कुल आप परेशान ना रहिएगा। अगला जो प्रश्न है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है।
4 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे हम SCP कहते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होती हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है हाल ही में जो अभी पेपर कराया गया है बलिया यूनिवर्सिटी में, ये प्रश्न बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। और इस प्रश्न को मैंने पहले भी मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड करा दिया था। ये आज जो है आज का लास्ट मॉडल पेपर होगा और आज के इस मॉडल पेपर के बाद में मैं आपको मॉडल पेपर नहीं देने वाला हूँ, केवल सॉल्व पेपर देने वाला हूँ। सॉल्व पेपर में आप लोग को मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। इसका भी आंसर मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और कल की क्लास में आपको सॉल्व पेपर ही दिया जाएगा बॉटनी का। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अगर जिसके पास बुक है तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। जो मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद डाल दूंगा, ठीक है। और जिनको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नहीं मिला है वो आज मिल जाएगा, जिसके लिए परेशान मत होइएगा। अगला जो प्रश्न है, डिफाइन द क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए। अब गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र के बारे में आपको बताना है कि गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्रोमोसोम्स केवल उसकी परिभाषा बता देनी है कि ये क्या चीज़ें होती। गुणसूत्र की बात हो रही थी तो गुणसूत्र क्या होता है, चलिए अब गुणसूत्र पर बात करेंगे। डिफाइन द क्रोमोसोम्स, तो गुणसूत्र बेसिकली होता क्या है कि गुणसूत्र को DNA बाध्य प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हम गुणसूत्र को DNA प्रोटीन यानी इसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो क्या करती है। गुणसूत्र से हमें पता किसके बारे में चलता है? गुणसूत्र के बारे में हमें आनुवांशिक जानकारी को एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, इन्हीं की जानकारी मिलती है। आनुवांशिकी के कारण हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हमारी आनुवांशिक कार्यक्रम है उसका पता चलता है। और इसमें कैसे हम पता लगाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग, ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जैसे कि आपके चाचा का बच्चा, तो आपके चाचा का जो बच्चा है उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो चेहरा है, उसका कुछ ना कुछ अंश जो है आपके पूर्वजों से मिलेगा। या आपके खुद का चेहरा जो आपके पूर्वजों से मिलेगा, जो आपके 3-4 पीढ़ी के पहले थे उनसे आपके बराबर मिलता रहेगा। इसी की जानकारी हमें गुणसूत्र से मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपके पिताजी, ठीक है, तो आपके पिताजी का चेहरा देखेंगे, जब आप थोड़ा सा ओल्ड होते जाएंगे तो आपका भी सेम कुछ ना कुछ जो है आपसे रिलेटेड हो जाएगा। तो यही जानकारी बेसिकली हमें गुणसूत्र से पता चलती है। यानी कि गुणसूत्र अगर आपको लिखना है तो आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर डिफाइंड एज DNA बाउंडेड प्रोटीन्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अदर। समझ में आया? यानी गुणसूत्र को DNA बाध्य प्रोटीन के रूप में होती है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। देखिए कल से आपको क्लास में बिल्कुल भी जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आता है, कल से मैं आपको क्लियर लिखूँगा, बिल्कुल भी आपको समझ में आएगा। और जल्दी ही मैं बोर्ड पर भी पढ़ाने वाला हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा मैं अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, तो आप लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग चैनल पर बन सकें और मैं आप लोगों को क्लास जो है अच्छे से प्रदान करा सकूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। और हम पढ़ रहे थे आप जो मॉडल पेपर में हम 5वां प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। जब भी आप आंसर लिखें, जब भी आप आंसर राइटिंग करें, जैसे ये 5 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, डिफाइन द क्रोमोसोम्स, तो आप हेडिंग जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर क्या लिखेंगे, प्रश्न पत्र में क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, आपको लिखना है आंसर नंबर फर्स्ट का 5th। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल देंगे क्रोमोसोम्स और उसके बाद डैश करके इसके बारे में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है पूछा गया है, व्हाट आर स्ट्रेन, क्या पूछा गया है, अभिरंजक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभिरंजक। अभिरंजक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है। अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है। कोशिका का क्या करता है, पालन करता है अभिरंजक। ठीक है, और अभिरंजक आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और एक प्रश्न मैंने इसमें नहीं दिया है, वो है लाइम सल्फर। क्या है, लाइम सल्फर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगले मॉडल पेपर मैंने आपको दिया था और लाइम सल्फर के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेन क्या होता है, यानी अभिरंजक क्या होता है। व्हाट आर स्टेन, यानी अभिरंजक क्या है। अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है, जिससे कोशिका को क्या मिलता है, रंग मिलता है। अभिरंजक से कोशिका को रंग मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभिरंजक से बेसिकली क्या मिलता है, कोशिका को रंग मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कोशिका क्या करता है, अभिरंजक क्या करता है, कोशिका का पालन करता है और अभिरंजक से कोशिका को रंग मिलता है। रंग की उपस्थिति में कोशिका एक महत्वपूर्ण कष्ट देती है, इसीलिए वे अधिक दिखाई पड़ने लगते हैं। कोशिका में के जो रंग होते हैं इसीलिए अधिक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो रंग होता है वो कौन देता है, अभिरंजक देता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ए स्टेन इज ए सब्सटेंस दैट adhere to a cell, giving to cell color. The preference of color gives the cell signification constant, so they much more variable. ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आप सबको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से। सभी लोग ध्यान से इस प्रश्न को समझ लें। आप अपनी भाषा में इसको लिख भी सकते हैं। जैसे अभिरंजक की बात हो रही है, तो अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है और अभिरंजक की मदद से कोशिका को रंग मिलती है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन 110% कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर पूछा गया, व्हाट आर मशरूम। मशरूम क्या होता है। चलिए सभी लोग बताइए, मशरूम के बारे में मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। व्हाट आर मशरूम। मशरूम कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है। गाँव में भी मशरूम एक प्रकार के मशरूम मिलते हैं, आप सबको पता है मशरूम के बारे में। चलिए, तो मशरूम जो है, गांव में जो मशरूम होता है वो खाने योग्य होता है और कुछ फार्म में भी उगाए जाते हैं। अधिकांश तो मशरूम जो है फार्म में उगाए जाते हैं, यानी फार्म में तैयार किए जाते हैं। इसका फार्म लगाया जाता है और इसका जो है निर्माण किया जाता है। इसके जो बीज आते हैं बैग की तरह उसको लगाया जाता है। ठीक है, उसमें तैयार किया जाता है मशरूम। लेकिन एक मशरूम आप देखेंगे कि गाँव में निकलता है। गांव में ये जो है बरसात के मौसम में निकलता है। जैसे जब धान वान की बेटवाई होती है, धान जब लगाया जाता है आपके यूपी में, ठीक है, तो यहाँ पर ये महीना ये मानकर चलिए कि ये लगभग अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। अगस्त के लमसम जब बारिश होती है तो ये जो झाड़ियाँ होती हैं, बहुत पुराना घर जब आप देखेंगे, बहुत पुराना घर हो, जहाँ पर बहुत पुराना घर हो या बहुत पुरानी झाड़ी हो, या फिर अभी ज़्यादातर जो गांव के किनारे तमाम सारे घास फूस उगाते हैं, नई नई पटाने होती हैं, तो जहाँ पर आपको देखेंगे कि पुराने चीज़, जैसे पुराने जिनका भी घर अभी बहुत पुराना होगा, अभी वैसे ही पड़ा होगा, वहाँ पर अक्सर देखेंगे कि वहाँ पर आपको मशरूम मिलेगा। वो बहुत ही वही सबसे जो है अच्छा मशरूम होता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन होती हैं वो इसी मशरूम से मिलती हैं। ठीक है, इसी से सबसे ज़्यादा विटामिन इसी मशरूम से मिलती है, जो गाँव में निकलता है। जो इसे कहते हैं प्राकृतिक मशरूम। इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक मशरूम, यानी ये प्रकृति के द्वारा मिलता है, इसे कोई बोता नहीं है। ठीक है, इसका कोई बीज नहीं आता है। समझ में आया। तो मशरूम फिलहाल आपको, अब मशरूम जो है ये तो प्राकृतिक की बात हो रही है, लेकिन जो फार्म में तैयार किए जाते हैं वो कई प्रकार के मशरूम होते हैं। चलिए मशरूम की बात करते हैं कि मशरूम आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो मशरूम क्या है, एक प्रकार यानी कि एक मांसल बीजाणु असर वाले फल का शरीर होता है। मांसल क्या कहते हैं इसे, मशरूम को कहते हैं एक मांसल बीजाणु असर वाले फल का शरीर है, जो कवक से बना होता है। ये किससे बना होता है, मशरूम कवक से बना होता है। मशरूम किससे बना होता है, कवक से बना होता है, जो अक्सर जमीन के ऊपर बढ़ता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये क्या है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो गाँव का मशरूम होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो जो है कवक से तो बनता है, लेकिन वो जो है फार्म में नहीं तैयार किया जाता। जो फार्म में तैयार किया जाता है वो मोटा मोटा रहता है, छोटा छोटा, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें विटामिन नहीं पाया जाता जो गाँव में मिलता है। तो आप मशरूम के बारे में समझ लीजिए कि मशरूम जो है एक प्रकार का मांसल बीजाणु असर वाला फल का शरीर है। इसे फल का शरीर कहते हैं। ठीक है, जो ये कवक से बना होता है
जो अक्सर ज़मीन के ऊपर बढ़ता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये कई अलग अलग आकार के होते हैं। मशरूम को आप देखेंगे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी में कहा क्या जाता है, आप ध्यान दें, मशरूम को हिंदी में कई भाषा में कहा जाता है। एक जगह पे तो कहा जाता है छत्रक, क्या कहा जाता है इसे, छत्रक कहा जाता है। दूसरा जो है कहीं कहीं पर इसे खुम्बी कहा जाता है, खुम्बी कहा जाता है, खुम्ब कहा जाता है, ठीक है। और कहीं पर खुम्बी कहा जाता है, इसे खुम्बी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में इसे छत्रक, खुम्ब या खुम्बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मशरूम के बारे में आप समझ लीजिए कि मशरूम क्या होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट इज़ द ब्रोडो मिक्सचर, व्हाट इज़ द ब्रोडो मिश्रण, यानी ब्रोडो मिश्रण क्या है। ब्रोडो मिश्रण आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रोडो मिश्रण। और ये जो है बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है इस सत्र में, ठीक है। अभी हाल ही में पेपर करवाया गया है और जिन्होंने बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप जा करके पेपर देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं पेपर का कराने वाला हूं। मैं उस पेपर को सॉल्व नहीं कराने वाला हूं क्योंकि मैं इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा जो मॉडल पेपर दे रहा हूं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें और का अच्छा नंबर मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम समझते हैं ब्रोडो मिक्सचर के बारे में। ब्रोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्राइड से बना एक कवकनाशी है जिसे बाद में चूने के रूप में जाना जाता है। ये कई प्रकार के मोल्ड और मशरूम जो कभी कवक के रूप में वर्गीकृत थे, तो एक प्रकार से किसान के लिए एक प्रकार से ये बहुत ही हानिकारक है। ये जो है आलू के फसल को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोडो मिक्सचर की बात अगर यहाँ पर किया जाए तो ब्रोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्राइड से बना एक कवकनाशी होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कवकनाशी होता है। ब्रोडो मिक्सचर एक प्रकार का कवकनाशी है जो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्राइड से बना एक प्रकार का कवकनाशी है जिसे बाद में चूने के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर ये इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो किसी भी पौधे को ये नष्ट कर सकते हैं। अगर आलू की बात किया जाए तो आलू में ये जो कवकनाशी के रूप में डाला जाता है, तो अगर इसमें ज़्यादा पड़ जाएगा तो आलू का पौधा जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, झुलस जाएगा, ठीक है। तो ब्रोडो मिक्सचर के बारे में आप जान लीजिए कि ब्रोडो मिक्सचर एक प्रकार का कवकनाशी है जो मिश्रण जो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्राइड से बना होता है, इसे चूने के रूप में भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ब्रोडो मिक्सचर से। अब अगला जो प्रश्न है कोच पास्चुलेट है, कोच की अवधारणा, कोच की अवधारणा क्या होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बता देता हूँ लाइम सल्फर के बारे में। या तो आपके प्रश्न पत्र में आएगा ब्रोडो मिक्सचर या तो आएगा लाइम सल्फर, लाइम सल्फर, ठीक है, जिसे हम लाइम सल्फर के नाम से जानते हैं। तो लाइम सल्फर आखिर में क्या होता है, तो लाइम सल्फर जो है ये चूना, कैल्शियम हाइड्राइड और सल्फर का एक मिश्रण होता है। जो लाइम सल्फर है ये क्या होता है, ये चूना सल्फर, कैल्शियम हाइड्राइड और सल्फर का एक मिश्रण होता है जिसे बागवानी निष्क्रिय में चूना सल्फर के मुख्य रूप से एक तेल के साथ, जैसे खनिज तेल के साथ ये कई पौधों की सतह पर डाला जाता है जिससे कीटाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो या तो आपसे एग्जाम में ब्रोडो मिक्सचर पूछा जाएगा या तो लाइम सल्फर पूछा जाएगा। तो ब्रोडो मिक्सचर बेसिकली क्या है, ब्रोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्राइड से बना एक कवकनाशी है जिसे हम चूने के रूप में भी जान सकते हैं। और अगर बात करें हम लाइम सल्फर की, तो लाइम सल्फर जो है वो क्या है, एक प्रकार का कीटनाशी है जो हम तैयार करते हैं, यानी कि इसका निर्माण जो होता है वो सल्फर, कैल्शियम हाइड्राइड और चूना सल्फर का एक प्रकार का मिश्रण होता है जिससे इसका प्रयोग हम बागवानी निष्क्रिय स्प्रे में चूना सल्फर के मुख्य रूप से एक खनिज तेल के साथ इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ब्रोडो मिक्सचर और लाइम सल्फर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। आप लोग इन प्रश्नों को प्रिपेयर करिएगा। कोच पास्चुलेट को 1883 में एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट से रॉबर्ट कोच द्वारा पौधों के रोग के कवकों की पहचान करने के लिए एक प्रकार का एक तरीका अपनाया था जिसे हम कोच पास्चुलेट के नाम से जानते हैं। कोच
पास्चुलेट को किसने जो है इंट्रोडक्ट किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। कब किया था ये? रॉबर्ट कोच ने सन 1883 में इसका प्रतिपादन किया था। और कोच पास्चुलेट की मदद से हम किसी भी पौधे के रोग के कवक के बारे में पहचान करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। कोच पास्चुलेट जो है किसी भी पौधे में रोग के कवकों की पहचान करने का एक प्रकार का वैज्ञानिक तरीका था, जिसे रॉबर्ट कोच द्वारा इंट्रोडक्ट किया गया था 1883 में। और रॉबर्ट कोच कौन थे? रॉबर्ट कोच जो थे वो कौन थे? तो रॉबर्ट कोच जो थे एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही थी रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच ने कोच पास्चुलेट का प्रतिपादन किया था। और कोच पास्चुलेट एक प्रकार का पौधों में रोगों के कवक की पहचान करने का एक वैज्ञानिक तरीका था, जो 1883 में रॉबर्ट कोच के द्वारा इंट्रोडक्ट किया गया था। तो यही है कोच का एक प्रकार से नियम, यानी इसे हम एक वैज्ञानिक तरीका भी कह सकते हैं, एक नियम भी कह सकते हैं। रोग जनक को सिद्ध करने के लिए कोच की अवधारणा के नियम जो थे वो क्या थे कि किसी जीव की रोग जनता के प्रायोगिक प्रमाण के 4 नियम थे। पहला कौन था? पहला था संदिग्ध कारण जीव रोगों से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा था संदिग्ध कारण जो जीव से एक संक्रमित पौधे से अलग किया जाना चाहिए था, शुद्ध कल्चर के रूप में उगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के कोच पास्चुलेट हैं जो 3-4 प्रकार के हैं, उनको मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको जो जितना लिखना था उसके बारे में मैंने बता दिया। कोच अवधारणा एक बार मैं फिर से रिवीजन करूँगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कोच के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ए scientific method of identify the causal agent of plant diseases given by German bacteriologist Robert Koch in 1833। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि यह 1873 में जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच द्वारा दिया गया। इससे हम पौधों के रोग के कवकों की पहचान करने का एक प्रकार से एक वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया एक नीला हरा शैवाल है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया की अगर बात किया जाए तो ये क्या है? एक नीला हरा शैवाल है जो ग्राम नकारात्मक प्रियोकोराटिक के एक प्राचीन समूह है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नीला या हरा शैवाल भी इसे कहते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं या नीला हरा शैवाल भी इसे कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या कहते हैं? इसे नीला हरा शैवाल कहते हैं। ठीक है, जो ग्राम नकारात्मक प्रोकैरियोट्स का एक प्राचीन समूह है। ये पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवों में से एक है। ये पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवों में से एक है क्योंकि ऑक्सीजन विकसित हो रहा है। क्योंकि जो ऑक्सीजन विकसित हो रहा है उसमें एक ऊर्जा का स्रोत के रूप में प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता करती है। इनकी जो लगभग 150 जनेरा और 2000 प्रजातियां हैं, इनसे 2000 से अधिक इनकी प्रजातियां हैं। किसकी? साइनोबैक्टीरिया की, यानी से कहते हैं, हमें क्या कहते हैं? नीला हरा शैवाल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। बेसिकली आप लिख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलेक्स, ठीक है, आर एंसेंट ग्रुप ऑफ द ग्राम नेगेटिव प्रियोकोराइटस। दे आर एमंग द मोस्ट इसिटियन ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी यूजिंग द सनलाइट एज द सोल ऑफ एनर्जी सोर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के आपके सेक्शन ए में जो प्रश्न थे उनकी संख्या थी 10 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको लिखना है। फिलहाल मैं इसका सॉल्व आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन आप जो यहाँ पर कॉपी पेन ले लीजिए करिए, जो भी मैं बोलता जाता हूँ उसको आप एक जगह नोट कर लिया करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका रिवीजन करने का एक अच्छा स्रोत भी मिल जाएगा। ठीक है, 10 प्रश्न थे, 50 शब्द में इसका आंसर लिखना था और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर के थे। ठीक है, अब चलते हैं आपके पेपर के दूसरे भाग में जिसे खंड
बी यानी खंड बा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेक्शन बी। क्या कहते हैं? तो हम सेक्शन बी की बात करेंगे। बेसिकली सेक्शन बी में कुल मिलाकर के आपको जो प्रश्न करने हैं उनकी संख्या है 5। कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, केवल और केवल 5 प्रश्न दिया करना है, जिसमें से प्रश्न की संख्या रहती है 7 से 8 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। उनमें से केवल और केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और इनका आंसर जो आपको लिखना है 200 शब्दों में लिखना है। इसके यानी कि सेक्शन बी के जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इनमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन है 7.5 नंबर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए, आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा वो 75 नंबर का बनेगा। मैक्सिमम कितने नंबर रहेंगे? 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। इतनी बात समझ लीजिएगा आप लोग। आपके प्रश्न पत्र में 75 नंबर आपको करने होंगे और 25 नंबर मिलेंगे आपको आपके प्रैक्टिकल से। ठीक है, कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब 2 नंबर प्रश्न को ध्यान देते हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं ये जो है मॉडल पेपर बहुत ही मेहनत करके एक एक क्वेश्चन लिख करके मैं तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, और मैं बराबर आप सबके साथ मेहनत किए जा रहा हूँ। तो आप लोग का फ़र्ज़ है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, आप लोग भी कोऑपरेट करें। ये आपका अपना परिवार है एसपीएसडी पॉइंट। तो आप सभी लोग के सहयोग से अगर इस पर जो है थोड़ा सा सब्सक्राइबर और बढ़ जाते हैं, आप सभी लोग की संख्या और बढ़ जाती है, तो मैं जल्दी ही आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ जो है जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है। राइट एंड एसे ऑन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स सहवाल एलगी के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए। अब आपको पूछा गया है सहवाल के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखना है, तो सहवाल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखेंगे। तो आप लिखना कैसे है? आप डालेंगे आंसर नंबर। सबसे पहले जब आप प्रश्न लिख लें तो आप लिख देंगे खंड बी, यहाँ पर खंड बा भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आपको लिखना है तो आप लिखेंगे सेक्शन बी। इंग्लिश आंसर राइटिंग आपको इंग्लिश में ही करनी है, हिंदी में नहीं करनी है। ठीक है, इंग्लिश में ही आपको आंसर राइटिंग आप लोग को करनी है, केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में। आप प्रश्न नहीं उतारेंगे। आप यहाँ पर जैसे 2 नंबर प्रश्न आपको करना है, मान लिया कि 2 नंबर प्रश्न आपको करना है, तो आप करेंगे क्या कि आपके खंड ए के जितने प्रश्न थे आपने सॉल्व कर लिया, खंड बी करना है आपको, यानी सेक्शन बी के प्रश्न करने हैं। तो आप यहाँ पर डाल देंगे सेक्शन बी और आंसर नंबर 2 डाल करके और हेडिंग डाल देंगे ऊपर। उसके बाद में आप नीचे ये बीचों बीच में आप जैसे आप मान लीजिए ये पूरी कॉपी है, ये आपका पूरा कॉपी है। ठीक है, अब बहुत लोग करते क्या है, कॉपी को एक इधर से इतना पार देंगे, इधर से इतनी लाइनिंग खींच देंगे, केवल और केवल इतने में लिखेंगे। देखिए, इतने में लिखने से आपका नुकसान होगा। एग्जामिनर क्या समझेगा कि आप केवल कॉपी भरने के चक्कर में आए। कॉपी भरने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला। अच्छा नंबर बिल्कुल पास हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ पास हो जाओगे। आपको कॉपी में लिखना कैसे, ये बात यहीं पर समझ लीजिए। ये मान लीजिए अपनी कॉपी है आपकी। ठीक है, आपको इधर लाइनिंग नहीं खींचनी है, आपको केवल और केवल लाइनिंग यहाँ पर खींचनी है। एक लाइनिंग खींच देंगे, यहाँ पर आप डाल देंगे आंसर नंबर आपका जो भी हो, ABC जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। जैसे आपको यहाँ पर लिखना है एसे ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स, तो आप लिखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स, हेडिंग डालेंगे और इसके बाद इसके बारे में दिखते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना है। समझ में आ गया आपको? चलिए, आपको कॉपी कैसे लिखनी है, सरल तरीके से आपको पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, इसकी जानकारी आप लोग को कल की क्लास में दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सॉल्व करिएगा। 3 नंबर प्रश्न है अबाउट द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। पूछा गया है राइट अबाउट इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है और लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसे हम सफिक्स में EM भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसे सफिक्स में EM लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और ये प्रश्न जो है 3 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और उनके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। प्रकाश या
इलेक्ट्रॉन या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है, अब हेडिंग अब इसमें लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके बाद फिर डालेंगे लाइट, क्या डालेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, आपको दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। या तो अगर यहाँ पर देख लेंगे, अगर यहाँ पर एंड लगा होगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एंड लिखा है तो आप दोनों को लिखेंगे। अगर और लगा है तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बताइए या आप बताइए लाइट माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ करके ही आंसर आप लोग करिएगा। इसमें दिया गया है प्रकाश या इसमें दिया गया इलेक्ट्रॉन या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और उनके सिद्धांत के बारे में लिखिए। तो आपको दोनों में से चाहे आप प्रकाश लिखिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिखिए। तो आप फिलहाल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको कैसे लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इसका आंसर करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है? यह जैविक और अजैविक नमूनों को उच्च विभेदन छवि को प्राप्त करने का एक तरीका है। ये जो है कुछ बहुत ही छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैविक या अजैविक, जैविक हों या अजैविक हों, जैसे कि आप देखेंगे कि एक मुट्ठी अगर खाद ले लें, गोबर की खाद ले लें या सड़ी गली कुछ खाद ले लें, उसको अगर आप उसको देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से तो उसमें जितनी भी छवि होंगी वो एक प्रकार से आपको दिखेगी। आपको पता है कि बेसिक चीज़ें आपको नंगी आँखों से आप नहीं देख सकते, अपनी आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करना पड़ता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये एक जैविक और अजैविक नमूनों को उच्च विभेदन छवि प्राप्त करने का एक तकनीक है, एक तरीका है। इसका उपयोग हम बायोमेडिकल रिसर्च में ऊतकों, कोशिका, ऑर्गेनल और अन्य चीज़ों के विस्तृत संरचना की जांच के लिए हमें किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज जो होगा वो बायोमेडिकल रिसर्च में ऊतक, कोशिका, ऑर्गेनल और अन्य जो कॉम्प्लेक्स की विस्तृत संरचना की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो होती है ये इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी होती है ये छवियों का एक उच्च रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन की तरंग दर बहुत कम करके और स्पष्ट रूप से इसको दिखाती है, ठीक है। तो ये थी आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप जो है 3 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। साथ ही साथ सभी दोस्तों आप जितने लोग भी हैं आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर लिख करके आप जो है व्हाट्सएप पर भेजने का कष्ट करें ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस प्रकार से आंसर लिखना है, ताकि मैं आपको देखूं कि आप आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिख रहे हैं। आप प्रश्न पत्र नहीं उतारेंगे केवल, और जैसे आपको कॉपी में लिखना उसी मेथड में आप जो है लिख करके आंसर इसका करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दें सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए मैं आप सब लोगों की एक शिकायत मेरे पास आई है, आप सभी लोग जो है चैट में जो है अपशब्द किसी के बारे में भी आप अभद्रता मत कीजिए। मुझे आप लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं है, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में जो है ऐसा मत करिए। सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करिए, पेपर का समय है और जल्द ही आपकी परीक्षा होगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पर फोकस करें, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं डेली मैसेज भेजता हूं, डेली डालता हूं कि आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए। लेकिन ये मानकर चलिए 30 से 40 बच्चे केवल और केवल क्लास को अटेंड करते हैं, बाकी के बच्चे लाइव नहीं आते हैं। और अगर हम व्हाट्सएप और जो है जितने भी मेरे पास ग्रुप हैं, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो मेरे पास कम से कम 500 से 700 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से केवल 30 से 40 बच्चे ही क्लास लेते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा मुझे बहुत ही दुख मुझे प्रदान होता है, बहुत ही कष्ट होता है कि मैं आप सब लोग के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि मेरी क्लास को आप लोग देखिए और अपना सपोर्ट हमारे प्रति करिए, ठीक है। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि क्लास को रेगुलर आप सभी लोग वॉच करिए, क्लास के टाइमिंग पर आप लाइव आ जाया करिए। 2-3 दिनों में दिक्कत आप लोग को हुई है कि क्लास टाइम पर नहीं हो पाई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जो है थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण दिक्कत हो गई थी क्लास में। लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके टाइम पर 8 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। व्हाट आर मशरूम, डिस्कस ए फ्यू इनेबल मशरूम एंड दियर कल्टीवेशन। पूछा गया है मशरूम क्या होते हैं, कुछ ऐसे मशरूम का वर्णन करें जो खाने योग्य हों।
आपसे यहाँ पर मशरूम पूछा गया है कि मशरूम क्या होते हैं, कुछ खाने योग्य मशरूम का वर्णन आपको करना है। तो मशरूम के बारे में मैंने बताया था, इसके टाइप्स भी बताने हैं कि कितने प्रकार के मशरूम होते हैं। तो मशरूम जो है कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग को पता है तो बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए। मैं सभी लोग के आज कमेंट देखूंगा, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग क्लास पर ध्यान दे रहे हैं, आज सबके मैं जो है देखने वाला हूँ। देखिए मशरूम जो होता है वो कुल मिलाकर के भारत में 8 प्रकार का पाया जाता है। मशरूम जो है भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 8 प्रकार के मशरूम भारत में पाए जाते हैं। पहला कौन सा मशरूम है आपका, जो पहला मशरूम है उसे हम कहते हैं मशरूम के स्वस्थ लाभ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो मशरूम है वो सफ़ेद बटन मशरूम कहलाता है। तीसरा जो मशरूम आपका है वो है पोर्टोबेलो मशरूम। चौथे अगर मशरूम की बात करें तो सीड केक मशरूम, और 5वां है आइस्टर मशरूम। 6वें की बात करें तो है इसे कहते हैं अनोकी मशरूम। क्या कहते हैं, अनोकी मशरूम कहते हैं। और 7वां जो है उसे कहते हैं सिमेजी मशरूम, और 8वां जो है वो पोर्सनी मशरूम। यानी कि भारत में कुल मिलाकर के 8 प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत में मशरूम को किन किन नामों से जाना जाता है हिंदी में, एक तो मशरूम हो ही गया, ठीक है, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं छत्रक। क्या कहते हैं, छत्रक कहते हैं। कहीं कहीं से कहा जाता है खुम्ब, और कहीं कहीं पर कहा जाता है खुम्भी। क्या कहा जाता है, खुम्भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको मशरूम तैयार करना है। ये 4 नंबर प्रश्न ध्यान दें सभी लोग, सभी स्टूडेंट। ये 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नए पैटर्न के आधार पर जो पेपर कराया गया है वो इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं। एक बात और बता दूं आप सबको, आप सभी लोग जो है, आप कुछ लोग स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरे पेपर में सेक्शन वाइज है, यूनिट वाइज है। तो आपको जो मैंने पेपर दिया है वो 3 सेक्शन में दिया है, ए, बी और सी। 3 सेक्शन में मैंने बांट दिया है ना आपके प्रश्न पत्र को, सभी लोग ध्यान दें। मैंने आपके प्रश्न पत्र को ए, बी और सी में बांटा है, लेकिन जो बलिया यूनिवर्सिटी में पेपर कराया गया है वो कुल मिलाकर 5 यूनिट में कराया गया है। कितने यूनिट में, 5 यूनिट में कराया गया है। अब उसमें हुआ क्या है कि पहली यूनिट में 10 प्रश्न थे, और 10 के 10 प्रश्न अनिवार्य थे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे 10 के 10 प्रश्न, ये आपके एग्ज़ाम में सेक्शन जो आपका पेपर है ये सेक्शन ए में मिल जाएंगे आपको। सेक्शन ए के प्रश्न जो मैंने अभी आपको सेक्शन ए में कराया वो आपके यूनिट 1 के प्रश्न है। जो चाहे देखिए प्रश्न पत्र 2 ही तरीके से बनेगा। पहला बनेगा ए, बी और सी सेक्शन में, खंड आ, बा और सा में। ठीक है, और दूसरा जो बन रहा है जो नया पैटर्न पर वो बन रहा है यूनिट बाय यूनिट। तो पहली यूनिट में यानी कुल मिलाकर 5 यूनिट में पेपर बनाया जाएगा। तो 5 यूनिट में अगर बनता है तो पहली यूनिट में 10 प्रश्न रहेंगे। पहली यूनिट में कितने प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। और जो आपकी बाकी 4 यूनिट हैं, जैसे कि 2, 3 और 4 की बात करा जाए, 5 की बात किया जाए, तो इसमें से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सब में 2-2 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन आपको कुल मिलाकर 1-1 प्रश्न करने हैं। यानी 10 प्रश्न आपको सेक्शन ए से तो करने हैं, उसके बाद में जो 4 आपके बचते हैं यूनिट, उनमें से केवल 1-1 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न। कुल मिला के आपके प्रश्न पत्र में आपको 14 प्रश्न केवल सॉल्व करने हैं। तो इसी प्रकार से जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको, इस मॉडल पेपर में मैंने क्या दिया है आपको, सेक्शन वाइज दिया है, यूनिट वाइज नहीं दिया है। तो ये आप दोनों के लिए, चाहे आपका पेपर सेक्शन वाइज हो चाहे आपका पेपर यूनिट वाइज हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों के लिए ही क्वेश्चन दिया है। उतना ही क्वेश्चन इसमें भी आएगा, उतना ही क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न ध्यान दें, पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताइए। कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका क्या है, सबसे पहले कोशिका को जान लीजिएगा। उसके बाद में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन क्या है, और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो लैंगिक जैसे हम बात करें, अगर शैवाल में प्रजनन की बात करें, चलिए ठीक है, मैं शैवाल में प्रजनन की बात करता हूँ। तो शैवाल में अगर प्रजनन हो, बात करें कि अलैंगिक प्रजनन शैवाल में कैसे होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन क्या होगा कि गैर प्रेरणिक बीजाणु द्वारा होगा। और अलैंगिक की बात किया जाए तो अलैंगिक प्रजनन होगा लाल शैवाल में जो अद्वितीय होते हैं, उनके चक्र में जो कई प्रकार की कोशिका बनती है उनके कारण जो होता है। ठीक है, यह लैंगिक जनन विषमांगी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है रिप्रोडक्शन मेथड होता है।
तो आप सभी लोग एक बार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन या एक्सप्लेन द डिवीज़न ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ रेड एलेक्स, या आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन एलेक्स, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप तैयार करिएगा। फिलहाल 5 नंबर जो प्रश्न है आपका पूछा गया है कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली की संरचना आपको बतानी है, तो आप ये प्रश्न तैयार करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवक के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। सभी लोग इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, यानी कि कवक के आर्थिक महत्व का वर्णन। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको आप तैयार करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है। गिव ए वर्क अकाउंट ऑफ मेड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन परमेलिया, यानी कि परमेलिया में प्रजनन के विधि का संक्षिप्त विवरण दें। परमेलिया में प्रजनन की, यानी इसमें क्या बताना है, रिप्रोडक्शन मेथड बताना है। परमेलिया का रिप्रोडक्शन मेथड बताना है और संक्षिप्त इसका विवरण आपको देना है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेलिया आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप तैयार करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। लाइकेन का वर्गीकरण आपको देना है। लाइकेन का वर्गीकरण देना है। आपका जो चैप्टर है मशरूम एंड लाइकेन, तो मशरूम एंड लाइकेन भी इम्पॉर्टेंट है और इससे जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लाइकेन का जो है, लाइकेन किसने आपको पता, अकॉर्डिंग टू लाइकेन किसने प्रभाषित किया था, तो लाइकेन प्रकाशित किया था जीएम स्मिथ के द्वारा। जीएम स्मिथ ने 1955 के जीएम स्मिथ ने 1955 में लाइकेन के 2 उपविभाग में जो विभेदन किया था उसके द्वारा बताया था और इन्होंने ही इंट्रोडक्ट किया था लाइकेंस के बारे में। ठीक है, तो लाइकेंस का अगर आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाए आपसे कि लाइकेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, तो लाइकेंस के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका एक क्लासिफिकेशन एक प्रकार का हो जाएगा एस्कोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस क्या होते हैं, फिर आप लिख सकते हैं कि बैडियोचन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लाइकेंस के जो है नेचर के बारे में आपको बताना है, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आपको बताना है कि इसको कैसे विस्तार किया गया था। तो इसका वर्गीकरण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, जीएम स्मिथ ने 1955 के अनुसार लाइकेन के 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। लाइकेंस को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया था, 2। कौन कौन से हैं, पहला है आपका एस्कोलाइकेंस। क्या है, एस्कोलाइकेंस। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका बेसिडोलिचेन। थोड़ा सा नाम इसका दिक्कत है, समझने का प्रयास करिएगा। बेसिडोलिचेन। ठीक है, ये 2 पार्ट में यानी 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया था। तो ये कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आपके सेक्शन बी से थे, यानी खंड सेक्शन बी से यानी खंड बा से थे, और इनमें से केवल 5 का आंसर देना था। 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना था और इसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के मिलने थे 7.5 नंबर। ठीक है, चलिए अब आपके सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसे हम खंड सा कहते हैं हिंदी में। यानी कि इसमें जो प्रश्न की संख्या होगी वो प्रश्न की संख्या रहेगी 5, लेकिन आपको जो आंसर करना है, इसमें जो आपको आंसर लिखना है वो केवल 2 प्रश्नों के उत्तर सेक्शन सी के देने हैं और 500 शब्दों में देने हैं। इसे हम कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं इनमें से, और जितने भी प्रश्न मैंने आज चूज किए हैं इस मॉडल पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने लोग आज इस मॉडल पेपर को देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। जो भी देख रहे हैं आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपके 75 से 85% क्वेश्चन जो है आपसे यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर आप सबके लिए है। ठीक है, चलिए प्रश्न पर देखते हैं कि प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है डिस्क्राइब द कल्चरल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस साइकिल एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्राइट टू पोटैटो। यानी कि आलू के लेट ब्लाइट को
नियंत्रण करने के लिए आकस्मिक जीव, लक्षण, रोग और विधियों का यानी उनके विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो है बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और मैंने मॉडल पेपर यानी इससे पहले जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था उसमें भी मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा गया था डिस्क्राइब द कैसल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस साइकिल एंड मेथड ऑफ द कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू के लेट ब्लाइट को नियंत्रण करने के लिए आकस्मिक जीवन लक्षण, उनके रोग चक्र और उनकी विधियों का वर्णन आपको करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसका मॉडल पेपर मैं मॉडल साफ पेपर कल की क्लास में देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। गिव एन अकाउंट ऑफ द माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा का विवरण दीजिए। माइक्रोराइजा का विवरण देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा फिलहाल मैंने आप लोग को नहीं बताया है, तो इसका सलूशन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको मैं समझा नहीं सकता हूँ, केवल और केवल क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे दिया है, जो भी बता सकते हैं वो आपको बताते चलते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ बच्चे दिक्कत करते हैं आंसर लिखने में। जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अगर इस प्रश्न का आंसर आपको करना है तो आप इसका हेडिंग क्या डालेंगे? आप डालेंगे अकाउंट ऑफ माइक्रोराइजा। यहाँ पर लिखेंगे आप हेडिंग डालेंगे अकाउंट ऑफ माइक्रोराइजा, उसके बाद में आप इसका आंसर लिखेंगे, या आप माइक्रोराइजा हेडिंग डाल करके उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। और हेडिंग जब भी डालेंगे आप ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालेंगे और अंडरलाइन जरूर करेंगे हेडिंग पर, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न। मैं 100% श्योर कर सकता हूँ इस प्रश्न को, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर विथ सुटेबल डायग्राम। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? उपयुक्त चित्र की सहायता से इनकी संरचना की व्याख्या कीजिए। बैक्टीरियोफेज बताना है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बैक्टीरियोफेज कहते किसे हैं? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर आल्सो फेज और बैक्टीरियल वायरस ऑफ एनी ग्रुप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज इसे हम फेज या बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, या इसे हम फेज या बैक्टीरियल वायरस भी कह सकते हैं। इसे हम फेज के नाम से जानते हैं या इसे हम बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। वायरस का ये एक प्रकार का वह समूह है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ये वायरस का एक ऐसा समूह है जो क्या करता है? जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज की खोज कब की गई थी? तो बैक्टीरियोफेज की खोज जो है 1915 में फ्रेडरिक डब्ल्यू टबार्ट के द्वारा फ्रांस में की गई थी। किसमें की गई थी? फ्रांस में की गई थी। और बाद में 1917 में डी हैरल ने बैक्टीरियोफेज की क्षमता को मापने के लिए एक प्रकार का एक शब्द प्रयोग किया था जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, या बैक्टीरिया जो है इसका अर्थ होता है, बैक्टीरियोफेज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया खाने वाला, यानी शब्द जो है गढ़ा इसका जो शब्द होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया खाने वाला इसका जो होता है वो अर्थ होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसके बैक्टीरियोफेज के लक्षण के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताना लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, उसके इतना आपको लिखना है। यानी कि इस प्रश्न में कितनी हेडिंग है? 3 हेडिंग है। सबसे पहले आप ध्यान दें, पहला तो आपको लिखना है बैक्टीरियोफेज, उसके बाद में बैक्टीरियोफेज के बाद इसका आपको फिगर बनाना है। इसका फिगर आप बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका फिगर दिखेगा। जब भी आप इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको इसका फिगर दिखेगा। सभी लोग जब फिगर मैं आपको भेज दूँगा इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर, तो जो इसका PDF है कुछ इस प्रकार से इसका जो आकार बनेगा,
ठीक है, और इसमें जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है विकसित होंगी। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। इसका जो है एक विस्तृत मैं आपको क्लास देने वाला हूं इस पर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 नंबर का प्रश्न है, यानी कि सेक्शन सी में जितने भी आपके प्रश्न हैं वो 10 नंबर के हैं, केवल और केवल 2 प्रश्न करने हैं, तो कुल मिलाकर के 20 नंबर आपको सेक्शन सी से मिलने हैं। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आपको तैयार करना है। तो आपको सबसे पहले जो लिखना है हेडिंग बैक्टीरियोफेज, उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको लिखनी है, इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसके बाद जो तीसरी हेडिंग आपको लिखनी है वो लिखनी है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इन 3 चरणों में इसका आंसर लिखना है। कुल मिलाकर के ये लगभग 3 पेज इसमें सिमट जाएगा। 3 पेज में इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और तैयार कर लीजिएगा। जब भी आपको चित्र की बात की जाए तो इसका फिगर जो है थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा, बहुत अच्छा फिगर बनाइएगा। अगर फिगर ही केवल बना देते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो आपको नंबर वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर पूछा गया है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन के वनस्पतिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में विस्तार से बताइए। लाइकेन के वनस्पतिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, और इस प्रश्न को आप सभी लोग सबसे पहले 2 भाग में बांटेंगे। जब भी प्रश्न आप आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न कम से कम आप 3 स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लाइकेन्स के वनस्पतिक और अलैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले लाइकेन के वनस्पतिक प्रजनन के बारे में बताएंगे, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में आप क्या बताएंगे, इसके प्रजनन के बारे में बताएंगे, इसके वनस्पतिक और अलैंगिक प्रजनन के बताएंगे। यानी इसमें 3 पार्ट आपको देने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंसर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी पहली यूनिट का जो है प्रश्न है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे हम कहते हैं SEM। इसे हम SEM से नाम से जानते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत, कार्य और उनके उपयोग के बारे में व्याख्या कीजिए। तो आपको इसको आंसर 3 फॉर्म में लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हेडिंग डालेंगे और इसके आंसर लिखेंगे। फिर इसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे और फिर इसके यूज के बारे में लिखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। कुल मिलाकर के 3 भाग में इसको बांटेंगे इस प्रश्न को। पहला आप लिखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा आप हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरा डालेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, और तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा यूज़। ठीक है, तो इन 3 चरणों में आप इसका आंसर करेंगे। जब भी अगर आप सीधा एक हेडिंग डाल दें, कुछ ऐसे होता क्या है कि कुछ बच्चे करते हैं क्या है, आप डालेंगे ऐसे आंसर नंबर 13 और इसके बाद लिखते चले जाएंगे ऐसे पूरा कॉपी फिल कर देंगे। इससे कुछ नहीं लाभ होने वाला। आप ऐसे सीरियल वाइज जब आप इसको पार्ट बाय पार्ट लिखेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग डालेंगे, तो एक बार एग्जामिनर बहुत अच्छे से कॉपी नहीं चेक करते इतना। जो अगर आप इस तरह से लिखेंगे सीरियल ऐसे पूरा, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर है और आपको लगभग 3 भाग में इसे विभाजित करना था, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ से शुरू किया लिखना और यहाँ तक ला करके इसे फिल कर दिया। ठीक है, अगर इस प्रकार से करेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि इसने कुछ नहीं किया। एक बार नज़र दौड़ाएगा, उसके बाद 2-3 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको सफाई से और इसको हेडिंग डाल करके हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2 और हेडिंग नंबर 3 जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता है कि इसने बारीकी से पढ़ा है और आंसर भी इसका अच्छा है, इसलिए आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पर जैसे 13 नंबर प्रश्न है, इसका सेक्शन सी का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है। अगर आपने पूरा अच्छे से इसका लिखा है, राइटिंग भी आपकी सही है, थोड़ा सा राइटिंग भी वहाँ पर आपको इफ़ेक्ट करती है। अगर राइटिंग आपकी सही है तभी भी आपको नंबर जो है मिलता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा भद्दी राइटिंग है तो वहाँ पर नंबर कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वैसे मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, फिलहाल आप लोगों की जो राइटिंग होगी वो अच्छी आप
कोशिश करिएगा। मैं तो इसी प्रकार से लिखता हूँ जो मेरी है, फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि बेटर से बेटर लिखूँ। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताया, जैसे 3 भाग में अगर इसे लिखते हैं तो आपको कुल मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न है। अगर राइटिंग भी थोड़ा सा गलत है तो 8 नंबर आपको एग्जामिनर दे ही देगा, अगर आपका कंप्लीट प्रश्न है और अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप सबके लोग। तो आज के इस क्लास में मैंने आप लोग को बॉटनी का मॉडल पेपर दिया, जो लास्ट मॉडल पेपर है। ये लास्ट मॉडल पेपर है आप सबके लिए बॉटनी का, और इसका सलूशन मैं कल की क्लास में कराऊंगा बॉटनी के टाइम पर। बॉटनी की क्लास जो है कल 7 बजे होगी, आज तो फिलहाल 8 बजे ही होगी। ठीक है, क्योंकि आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी और आज केवल और केवल बॉटनी की क्लास चलेगी। 9 बजे से आपकी जो है फिजिक्स की क्लास होगी, जिसमें आज मॉडल पेपर का डिस्कशन होगा। तो जितने लोग फिजिक्स के लोग तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि बॉटनी के बच्चे जो है फिजिक्स तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, फिलहाल फिजिक्स की क्लास होगी, तो फिजिक्स जितने आपके भाई बंधु हैं आप सब लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास। मैं तो शेयर कर ही देता हूँ, फिलहाल आप लोग भी प्रयास करिएगा और आप लोग भी एक बार वीडियो को प्ले करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या इस क्लास से कुछ लाभ मिलेगा, या हमारी इस क्लास से आपको कुछ जो है लाभ मिलता है, आपकी पढ़ाई थोड़ा इंप्रूव होती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाऊंगा, थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है आपके कमेंट से। आप लोग जब जवाब देते हैं, बताते हैं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया था, या मेरे आपके पढ़ाए हुए मेरे क्वेश्चन आए हुए थे, तो मुझे बड़ा थोड़ा सा आनंद होती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम थोड़ा सा दिख रही है मेरी मेहनत। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग का अपना परिवार है एसपीएस 3 पॉइंट, तो आप सभी लोग कोऑपरेट करिए और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सभी लोग आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जितने भी बच्चे हैं जो बीएससी से संबंधित हैं, बीएससी पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो सेकंड ईयर में हो, सभी लोग तक ये वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज की क्लास का समापन होगा। इसका टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अभी दे दिया जाएगा, क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कल 8 बजे से आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। केवल 20 मिनट के लिए डेली आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ ग्रुप में बॉयज़ ग्रुप का। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है मैंने आपको एक प्रश्न दिया है और उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग प्रयास करिएगा कि आंसर लिख करके और मेरे व्हाट्सएप पर देने का बिल्कुल से। आप लोग अगर लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव होगी आपकी राइटिंग, और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने गलती कहाँ की है। तो आपने अगर आंसर लिखा है, अगर भी कोई भी गलती होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आप वहाँ पर इम्प्रूव कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो है गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी लोग अपना जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।